गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कल के क्लास में तो हम लोगों ने वेक्टर्स का जस्ट स्टार्ट ही लिया था, कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ था। बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड हाउ टू रिप्रेजेंट it in component form and what are the direction cosines and direction ratios of vector. I think इतनी बातें तो क्लियर हो गई थी। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई थी कि अगर किसी पॉइंट पोजीशन वेक्टर की बात थोड़ी समझी थी कि अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है XYZ, मान लो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं है, ऐसे यहाँ कहीं पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XYZ, तो ये हमारा ये सिचुएशन था। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये 3D में भी इस बात का जिक्र आएगा, 3D में इसका हेल्प भी मिलेगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा रिस्पेक्टिवली। चलो इसको पूरा डायग्राम को मैं बना ही देता हूँ। दिस एंड दिस इज ओ, इसको ज्वाइन कर दो। इसके पैरेलल यहाँ से जेड एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस हो जाएगी। एंड देन इफ यू ड्रॉप ऐसा, rather 1 second, ये ऐसा कुछ एक डायग्राम पैरेललोपाइप जैसा बन जाएगा, ऐसा क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वर्चुअली जो कुछ आपने देखा, ये है हमारा, फिर से देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये लाइन है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये ऑर्थोगोनल, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो ये पूरा डिस्कशन राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम में हो रहा है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब ये राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर अलोंग द एक्सिस यहाँ पर अगर मैं आई लेता हूँ, आई कैप, और यहाँ पर मैं जे कैप लेता हूँ, यूनिट वेक्टर जे कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैं के कैप लेता हूँ, तो इसमें से किसी भी दो का क्रॉस करो, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करो, इट विल गेट अलोंग के। जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के कैप करोगे, इट यूल गेट आई कैप। एंड आई क्रॉस के क्रॉस आई करोगे, यूल गेट जे कैप। तो ये राइट हैंडेड स्क्रू के ओरिएंटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसीलिए इसको राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है अगर, तो ये ओ ए एक्स आई कैप है और ये बी है और ये सी है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट पी है, ठीक है जी। तो ओ एम, ए एम क्या होगा, ए एम इज ओ बी, ओ बी इज वाई जे कैप, तो ये भी वाई टाइम्स जे कैप हो गया था। और ये वेक्टर जो है जेड टाइम्स के कैप था, तो ये एम पी वेक्टर जो है वो जेड के कैप हो गया था, ठीक है। जब आपसे बोला गया ओपी वेक्टर क्या है, पहले सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ओ ए वेक्टर इज एक्स आई कैप, एक्स इज द लेंथ, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज वाई जे कैप एंड ओ सी वेक्टर इज जेड के कैप। ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर इज ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर इज एक्स आई कैप, ए एम वेक्टर जो है वाई जे कैप है, ए एम इज इक्वल टू ओ बी,
तो ये वाई जे कैप था, एंड एम पी वेक्टर जो है वो ओ सी वेक्टर है, तो ये जेड के कैप है। इसी को पोजीशन वेक्टर बोल रहे थे हम लोग। तो एक तो ये बात डिस्कस हुई थी। फिर यहीं से ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई 0, है ना। अब देखो ये सब आराम से शानसा जैसे एंट्री मार रहे हैं सारे लोग अपने अपने हिसाब से, चलो कोई बात नहीं। और ये एंगल भी 90, ये सब एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है ना, ये वाला एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट जो हमने बताया था आपको कि अगर इसको इससे ज्वाइन करेंगे ऐसे, है ना, तो ये एंगल भी 90 है। तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी। ये एंगल भी 90 है। नहीं दोबारा नहीं बनाना है, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा था क्योंकि आप लोग अभी सभी लोग ज्वाइन नहीं किए थे, तो मैंने बोला चलो पुरानी बात रिकॉल कर लेते। एक तो ये था, दूसरा कि अगर इस ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और वाई के साथ एंगल बीटा है, मतलब स्पेस में 3D में ये वाला एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है, तो मैंने बोला कि कॉस अल्फा जो है वो x अपॉन आर है, क्योंकि ये x है और ये परपेंडिकुलर ये 90 है, अगर ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है ओपी, x अपॉन आर, इसको L बोलते हैं। और कॉस बीटा विच इज y अपॉन आर, इसको m बोलते हैं। और कोसाइन ऑफ गामा विच इज z अपॉन आर, इसको n बोलते हैं। ये तीनों बातें सबको समझ में आ गई थी कि नहीं? यस सर। बेशक इस डायग्राम में नहीं समझ में आया तो आप सीधे बोलेंगे भाई कि कुछ नहीं, आप एक बार ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये ओपी है, ऐसे समझना आप कि ये O है, ये P है, एक्स वाई जेड, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहां से जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर मार्क करेंगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x00, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा x के नॉर्मल डायरेक्शन में जाने पर। तो ये एंगल अल्फा था और ये x है और ये r है। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपसे बोले कि भाई इसको प्रूफ करो, ये वाली बात को जस्टिफाई करो इसको, तो बोले भाई या इस डायग्राम पर ऐसे देख सको तो अच्छी बात है कि यहां से इसको ज्वाइन कर दो और बोलो कि ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ये 0y0 पॉइंट है, इसलिए परपेंडिकुलर है। अगर उस तरह से कोई ना समझे तो बोलो ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये मान लो हमारा ओपी है, तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया होगा ऐसे वाई एक्सिस पर, तो ये 0y0 पॉइंट होगा और ये ओरिजिन है, ये बीटा है और ये आर है, तो कॉस बीटा क्या हो गया? y अपॉन आर। ऐसा ऐसे जेड से जेड अपॉन आर। यहीं से हमने ये प्रूफ कर दिया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो इट इज आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज 1। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1 ऑफ एनी वेक्टर इन एक्स वाई जेड स्पेस। और फिर एक बात और मैंने बताई थी कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डीसीज हैं किसी भी वेक्टर की, तो लैम्डा टाइम्स एल एंड लैम्डा टाइम्स एम और लैम्डा टाइम्स एन को उसी वेक्टर की क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इफ यू मल्टीप्लाई द डायरेक्शन कोसाइंस बाय सम नॉन जीरो कांस्टेंट, then the resulting set of triplet obtained are called direction ratios. Direction ratios of vector. जैसे कि कंपोनेंट एक्स वाई जेड क्या है? तो एक्स वाई जेड जो है ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स को लिख सकते हैं आर इंटू एल, वाई को लिख सकते हैं आर इंटू एम, जेड को लिख सकते हैं आर इंटू एन। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं क्योंकि एल एम एन के कॉन्स्टेंट मल्टीपल्स हैं। इतनी बात लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी एंड वी आर प्रोसीडिंग बियॉन्ड दैट। तो लेट्स कंटिन्यू नाउ। रिकैप हो गया पिछले लेक्चर का। तो भाई
प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन से रेशियो क्या बताया, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर इन द स्पेस इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया था। इसी के बाद दूसरा पॉइंट लिखो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर नथिंग बट इट्स वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। तो किसी भी वेक्टर के इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती हैं और उसको आप इन्फिनिट नंबर ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसमें जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोनेंट आता है, तो कंपोनेंट इज वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। एंड लास्ट एक पॉइंट, सपोज यू हैव 2 पॉइंट्स इन 3D स्पेस। अगर हमने बोला कि आपको अगर 3D स्पेस में 2 पॉइंट दे रहा हूं मैं, मान लो ये हमारा XYZ स्पेस है और हमने बोला कि एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट यहां है, मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं। और फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट है P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये पॉइंट है Q पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है Q है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर P है, क्योंकि हर पॉइंट का एक यूनिक पोजीशन वेक्टर होता है। ये Z है, ये X है, Y है, ये ओरिजिन है। तो हाउ डू यू राइट दिस वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा? तो थोड़ा बहुत वेक्टर समेशन आपको पता ही है कि इन ट्रायंगल OPQ, I can say that OP vector, head to tail OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector। मानते हो? Triangle law of addition, yes or no? And therefore we can claim that PQ vector will be equal to OQ vector minus OP vector। What is OQ vector? OQ vector is the position vector of point Q, it is Q vector, minus what is OP vector, position vector of point P, P vector। तो यहां से एक और बात आपके लिए कमिट टू मेमोरी होनी चाहिए, क्या? कि कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मतलब अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज PQ वेक्टर, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। व्हाट इज AB वेक्टर, व्हाट डू यू राइट? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट A। तो पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल करके हम कोई भी वेक्टर को लिख सकते हैं अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट नोन है तो। आई थिंक इट इज ऑल वेल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, यहां तक सारी बात क्लियर है। तो क्वेश्चंस पे चलें, यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? यस सर। ग्रेट। सो आप नोट कर चुके होंगे, इसलिए मैं इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। सर 2 मिनट सर, एक बार नोट करना। ये जो मैंने लिखा है दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। तो ये तो आपको बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा यूज होगा ना कि आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। हर लाइन में हो सकता है मैं लिख रहा हूं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा। जैसे अगर मैं बोलूं PQ वेक्टर क्या होगा, बाय दिस व्हाट विल बी PQ वेक्टर एज पर द डायग्राम? तो Q वेक्टर इज x2 i कैप, क्योंकि ये मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज अ वेक्टर हुज कंपोनेंट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, लिखो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये है Q माइनस P का पोजीशन वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो वर्चुअली इट इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप
प्लस Z2 माइनस Z1 k कैप। इसका मतलब है PQ का, है ना, व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ PQ? हाँ जी, PQ वेक्टर का x कंपोनेंट क्या होगा? x2 माइनस x1। ऐसे ही y कंपोनेंट ऑफ PQ क्या होगा? y कंपोनेंट होगा y2 माइनस y1, और z कंपोनेंट क्या होगा? तो z2 माइनस z1। चलो जी, अच्छी बात है। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। जितनी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हुई, अभी जो क्वेश्चन होगा उनमें सारी बातों का इस्तेमाल होता रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही अभी मिलेंगे आपको। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। State whether the following statements are true or false. Zero vector is collinear with each and every vector. What do you mean by collinear vectors? When do you say that two vectors are collinear? Parallel to each other. If two vectors have either same line of action or their line of action are parallel to same line, then they are called collinear. एक ही डायरेक्शन के वेक्टर्स अगर होंगे, मतलब पैरेलल होंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे बोल दो आप। इफ द लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर आर कोइंसिडेंट, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। डायरेक्शन उनका सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। नल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ट्रू और फॉल्स? मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो. The concept of unit vector is merely to impart a direction to physical quantity. Null vector geometrically represents a point. आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। The displacement of any object will be 2h if a boy is throwing it up by a height h and catching back in his hand. ये सारे पार्ट्स का ट्रूथफुलनेस को चेक करना है, ट्रूथ वैल्यू क्या है। पहले के लिए आपने क्या बोला? फर्स्ट के लिए। अब मैं फर्स्ट से आपका आंसर रिप्लाईज ले रहा हूं। ए के लिए क्या बोला? ट्रू। ए ट्रू है। क्यों? सर इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, तो ये किसी भी डायरेक्शन के साथ बिकॉज नल वेक्टर हैज इनडेफिनिट इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। तो जिसकी डायरेक्शन चाहो उसकी मान लो, जो डायरेक्शन चाहो एज्यूम कर लो। राइट। बी, नल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। कुछ लोग ऑलरेडी ट्रू बोल चुके थे, बिकॉज जीरो इज अ स्केलर। जीरो क्या है? जीरो एक स्केलर है। जीरो वेक्टर वेक्टर होता है। जीरो अगर लिखा हुआ तो ये स्केलर है। तो आरएचएस एक स्केलर है और एलएचएस एक वेक्टर है। ये वेक्टर है। एक वेक्टर एक स्केलर से इक्वेट नहीं कर सकते। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, ट्रू, ये तो पता ही है। चौथा, हाँ जी बोलो, चौथा बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, हाँ बिल्कुल सही। यूनिट वेक्टर का आइडिया है ही क्या? यूनिट वेक्टर दिया ही गया कॉन्सेप्ट कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो उस डायरेक्शन का वेक्टर मिल जाता है। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट इज मियरली टू इंपार्ट अ डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए साहब, और नल वेक्टर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। ट्रू। Assuming that the vectors are directed line segments, so a vector which is non-null has a fixed initial point and a fixed final point such that both the points are different. For null vector, A and B coincide, तो दो पॉइंट नहीं रह जाएंगे, तो वो मियरली एक पॉइंट हो जाएगा। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट।
And what about the last one? Sir, false. False. Yeah, because the displacement will be 0. Final point and initial point same होगा तो displacement vector will be 0. Displacement is a vector quantity, it is 0. तो distance जो होगी वो हो जाएगी 2h, बट displacement क्या हो जाएगा? Displacement जो है वो हो जाएगा h पॉजिटिव प्लस h नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 0. बिल्कुल सही. तो anyway, let's move to the next question. Question number 2. Find the unit vector along the following vectors. फटाफट जल्दी से लिखो. हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि if A is a vector x I cap plus y j cap plus z k cap, then magnitude of the vector A is given as square root of the square of the respective summation of square of the components of the vector, and unit vector along A is given as plus minus vector A multiplied by its magnitude का reciprocal of its magnitude. So this is equal to, अब ए पार्ट से चलो, ए पार्ट के लिए अगर हम बात करें, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए, तो व्हाट डू आई गेट? ए कैप क्या आएगा बेटा? तो आएगा √2i प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो 2 + 1 + 1 4/2 2, और अलोंग द वेक्टर पूछा गया है तो यही है, प्लस माइनस भी लगा सकते हो. ए हो गया, बी ऐसे बी का, सी का, डी का यूनिट वेक्टर लिख दो. ये माइनस वाला क्यों कंसीडर किया? इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड अलोंग ए दोनों में फर्क होता है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए अगर बोलेंगे तब तो उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही हो सकता है. अगर ये वेक्टर ए है तो ए कैप, अगर यहां सिर्फ ऐसा ले तो ऐसा ए कैप. बट अलोंग का मतलब होता है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो भी वेक्टर होगा वो ए के अलोंग बोला जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया. इज दैट क्लियर? यस सर. Along means collinear in one sense. A is over, B is over. What about C? हाँ, B में क्या है? 2i cap minus j cap plus 2k cap अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है इस वेक्टर का? 3. तो प्लस माइनस ये आ गया यूनिट वेक्टर ए कैप. ऐसे C और D लिख दो. C वेक्टर, C में ए कैप क्या आएगा? तो cos अल्फा i कैप प्लस tan π/3 मतलब √3 j कैप प्लस साइन अल्फा k कैप अपॉन रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस. इट इज प्लस माइनस हाफ times A vector. Yes. And D. Yes. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A यहां पर अगर देखो तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कंडीशनल आइडेंटिटी. इफ ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन सिग्मा cot A cot B 1 होता है.
इसका मतलब है कि ए कैप जो होगा वो विच इज प्लस माइनस वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो इट इज एक्चुअली प्लस माइनस ए ओनली। तो ये तुम्हारा डी पार्ट का भी आंसर सिंपल है। तो एक बात हो गई कि हाउ टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाउ टू गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर इन स्पेस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। किसी प्लेन के परपेंडिकुलर स्पेस में कितने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में कितने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? आपका आंसर इनफाइनाइट। कोई बोल रहा है यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं भाई साहब, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं। एक बार ध्यान से सुन लो यार, कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक हैबिट डालो कि क्वेश्चन को मस्टिकेट करते हुए बहुत पीसफुली पढ़ो, ठीक है ना? आधा अधूरा क्वेश्चन को पढ़ो, आधा अधूरा समझ करके आंसर करने में बेटा गलतियां हो जाएंगी, तो तुम्हारा जो एफर्ट है वो भी वेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन, प्लेन जो है, प्लेन प्लेन एक ऐसा सरफेस है ऐसा, और उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मान लो एक ऐसा ऐसा एक सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे। अब अगर इसकी डायरेक्शन, सरफेस की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये डायरेक्शन भी चेंज होगी ऐसे। तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू द सरफेस भी हो सकता है, अपवर्ड टू द सरफेस भी हो सकता है, तो दो डायरेक्शन होगी। तो आई कुड राइट इट लाइक दिस, one direction is this way and other direction is downward the plane, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे समझो, मतलब ऐसे देखो, ऐसे ये डायरेक्शन है, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ऐसा। तो दिस इज एन कैप एंड दिस विल बी माइनस एन कैप। तो किसी भी प्लेन के नॉर्मल में दो वेक्टर्स हो सकते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दो यूनिट वेक्टर, तो ओनली टू यूनिट वेक्टर्स। हाँ, अगर यहां पर यूनिट वेक्टर की जगह अगर वेक्टर होता, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेक्टर्स होते, तब तो ऑब्वियस ही बात है कि आप ऐसे इसका मैग्नीट्यूड चेंज करते जाते, तो इन्फिनाइट मैग्नीट्यूड की पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड भी है, इन्फिनाइट अपवर्ड भी है, तब इन्फिनाइट आता। तो अगर मैं ये यूनिट हटा दूं तब हो जाएगा इन्फिनाइट, और अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं तो ओनली टू। आई होप यू गॉट इट। अगला, number of distinct unit vector perpendicular to the given line in the space passing through, ये तो कर ही चुके हैं पहले से ना। किसी प्लेन में अगर कोई लाइन है, जैसे ये प्लेन में लाइन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने वाले कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे? तो दो, और एक इसी के परपेंडिकुलर ऐसे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इन द स्पेस, अगर स्पेस में बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो भाई अगर ये एक ऐसा है कि ऐसे ये एक लाइन है
अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे स्पेस में, ये जानना चाह रहे हो, तो ये देखो ये भी होगा, 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 तो देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ लाइन इन द स्पेस। तो यहां आंसर इन्फिनिट आएगा, यहां पर 2 आएगा। तो ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करने की बात है, ठीक है, कि ऐसे जैसे मान लिया ऐसा एक एक फ्लैग पोस्ट ले लो, ऐसा एक फ्लैग पोस्ट ले लो, और इस फ्लैग पोस्ट के परपेंडिकुलर, फ्लैग पोस्ट के परपेंडिकुलर ऐसे ले लो और इसको ऐसे रोटेट करते जाओ, ऐसे ऐसा, इट कैन हैव इन्फिनिट मेनी डायरेक्शंस इसी के परपेंडिकुलर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अभी तक हमने वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स के क्लासिफिकेशन को थोड़ा, कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जो बार बार टर्म में आएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। आप लिखेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो अब छोटे छोटे हेडिंग्स है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, फटाफट लिखते जाइए, समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लिखते हैं 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर इफ दे हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। अगर 2 वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शंस या तो सेम है, आइडेंटिकल है, या तो पैरेलल टू ईच अदर है, तो उनको हम लाइक वेक्टर या इसी को पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो पैरेलल नहीं है, मतलब जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये दोनों लाइक वेक्टर्स हुए। मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, पैरेलल हो। इफ दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन देन दे विल बी कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक दिस, अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर अगर ले रहे हैं तो एक लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, दोनों वेक्टर अपोजिट भी हो सकते हैं, डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो सकती है, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। इसी तरह से एक टर्म आता है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर, ये तो समझने की चीज है। 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे भाई, 2 वेक्टर्स डायरेक्शन को A and B are called equal if and only if A magnitude is equal to B magnitude and A and B have same direction। मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेंथ भी सेम हो, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, सेम मतलब पैरेलल हो, और डायरेक्शन एक ही तरफ हो, ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर है। एंड इक्वल एंड अपोजिट मतलब है ऐसे कि अगर मैं यहां पर 2 वेक्टर लूं, एक वेक्टर ये लूं और एक वेक्टर जस्ट इसी के पैरेलल ले लूं, ऐसा सेम मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन भी दोनों के सेम रखूं, तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या बोले जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। एंड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। या वेक्टर ए magnitude is vector B magnitude, modulus is same but direction is opposite, different नहीं, direction is opposite। डिफरेंट में तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है उनकी, यहां पर डायरेक्शन अपोजिट का मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम या पैरेलल होंगी बट अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। जैसे एक ऐसे मैं बोलूं, दिस इज वेक्टर ए और इसी तरह से एक और वेक्टर ले लें इसी के पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन या सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, और उसका जो डायरेक्शन है जस्ट रिवर्स कर दें, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर बी। सॉरी, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो
एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं। प्रोवाइडेड कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो उनको हम लिखते क्या हैं, एक को लिखेंगे ए वेक्टर, तो इसको लिखेंगे माइनस ए वेक्टर। ठीक है जी। इसी को अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसे हो गया और एक वेक्टर इसी के उल्टी डायरेक्शन में हो जाए ऐसे, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, डायरेक्शन एंटी है, अपोज कर रहा है एक दूसरे को। एनीवे ये सब तो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेश्चन में इस तरह का बात बोला जाएगा तो आप इंटरप्रेट कर सकें उसको। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, देयर लेंथ इज इक्वल, लाइन ऑफ एक्शन इज कोइंसिडेंट और पैरेलल। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए। इसके बाद लिखेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियरिटी वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन उसको एकदम बिल्कुल रियल मैथमेटिकल टर्म्स में भी डिफाइन कर दो, तो लिखेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। एंड इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी लिख दो। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर क्या हुआ, तो आपने थोड़ी देर पहले बोला वही चीज है, वो लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की होता है। एनी टू वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव their magnitude equal, they have identical or parallel line of action and their directions are same। अब एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या ये, मतलब आप उसका रिप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, आर टू वेक्टर्स इक्वल इफ दे हैव इक्वल कंपोनेंट इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स का किसी सर्टेन डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है, तो क्या वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे। मे बी मे नॉट बी, जब भी मैथमेटिक्स में होता है मे और मे नॉट बी, इसका मतलब है नो। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट ट्रू तभी होता है जब वो यूनिवर्सली ट्रू हो। नॉट ऑलवेज का मतलब है नो, ऐसे सीधे बोलो नो, तो आंसर आएगा नो। रीजन, इफ आई गिव वन काउंटर एग्जाम्पल, द रिजल्ट इज डिनाइड। फॉर इंस्टेंस, इधर ध्यान से देखो, सपोज दिस इज द डायरेक्शन, मान लो एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन है, एंड आई हैव अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। लिसन टू मी, जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं उसको सुनो, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रिजल्ट हमें पता ही है। इफ आई कंसिडर अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, से O, and then I start taking various positions on this line perpendicular to x-axis, and if you join these points with O, you will get infinite many, means you can get infinite many vectors. All of them will have same x component, but no two of them are equal vectors. अगर मैं एक भी ऐसा पेयर ऑफ वेक्टर बता सकता हूं जिनका किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है बट वो डिफरेंट है, तो हमारा स्टेटमेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है। मैंने बोला कि देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये सारे जो वेक्टर्स हैं इनका एक्स कंपोनेंट सबका सेम है। मतलब अगर ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लूं अल्फा 0 0, तो ऑल दीज वेक्टर्स ओ ए वेक्टर,
is alpha I cap plus beta 1 j cap plus beta a j cap and gamma a k cap. OB वेक्टर क्या होगा? तो अल्फा आई कैप, सबका एक्स कंपोनेंट अल्फा अल्फा ही होगा, बीटा बी जे कैप प्लस गामा बी के कैप। क्योंकि ये सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, जेड डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है कि सभी वेक्टर्स, ऑब्वियसली सारे वेक्टर डिफरेंट है। देखो सारे वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, सबके मैग्नीट्यूड भी डिफर कर रहे हैं, बट सबका एक्स कंपोनेंट सेम है। ठीक है, तो मानसा ने बोला था कि इन वेक्टर्स वी मस्ट लुक एट ऑल थ्री कंपोनेंट। डेफिनेटली कोई एक डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम होने से वेक्टर सेम नहीं होगा। इवन कोई दो डायरेक्शन से, अगर मान लो एक प्लेन में है, मान लो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक प्लेन में अगर हम बात करें, एक प्लेन के वेक्टर की बात करें अगर, तो प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर कोई एक वेक्टर है और उस वेक्टर का ये दोनों कंपोनेंट सेम हो जाए, मतलब एक्स कंपोनेंट भी सेम हो जाए और वाई कंपोनेंट भी सेम हो जाए, ये दोनों, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है और ए एक्स एक्स कंपोनेंट है और ए वाई वाई कंपोनेंट है। ऐसे ही अगर एक वेक्टर बी है जिसको मैं लिखूं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और ए वेक्टर को मैं लिखूं ए एक्स आई कैप एंड ए वाई के कैप, ए वाई जे कैप, तो ए विल बी इक्वल टू बी वेक्टर कब? इफ एंड ओनली इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स एंड ए वाई इज इक्वल टू बी वाई। एक्स कंपोनेंट से मैच कर जाए, वाई कंपोनेंट से, ये तब जब दो डायमेंशन का वेक्टर हो, एक्स वाई प्लेन का वेक्टर हो। बट अगर स्पेस में वेक्टर की बात करेंगे तो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब तीनों कंपोनेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली मैच कर जाए, अदरवाइज नहीं। ये बातें आगे लीनियर डिपेंडेंस में डिटेल में समझ में आएंगी, अभी इतना बातें आपको पहले से फिजिक्स के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, तो जस्ट वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट। पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर मैंने बता ही दिया, तो आई एम जस्ट मूविंग अहेड। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद आप मेंशन करेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिखिए। A set of vector is called collinear. A set of vectors are called collinear if their line of action are parallel to same line. A set of vectors is called collinear if they have same line of action or their line of action are parallel to same line. जब हम बात कर रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू सेम लाइन, दैट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ फ्री वेक्टर्स। और जब मैं बात कर रहा हूं देयर लाइन ऑफ एक्शन आर सेम, दैट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ इन केस ऑफ द लोकलाइज्ड वेक्टर। तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए जनरल सेंस में। जैसे कि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सभी वेक्टर देखो, ए बी सी डी ई, ये सभी क्या है? Although they can have different direction, but their line of action is parallel, and that's why they are termed as collinear vector. इसको बताएंगे। अच्छा, नॉन कोलिनियर कब बोलेंगे? किसी सेट ऑफ वेक्टर को नॉन कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे? सर अगर वो लोकलाइज्ड वेक्टर हो तो। नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों बोलते हो? लोकलाइज्ड हूं तो ही नॉन कोलिनियर होंगे, क्या बात करते हो? अगर इस सेट में एक भी ऐसा वेक्टर है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन रिमेनिंग के पैरेलल नहीं है, तो सेट लाइन नॉन कोलिनियर हो जाएगा। हाँ, कम से कम एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ द सेट हैज डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो लिख दो वहां पर, इफ एटलीस्ट वन वेक्टर ऑफ द सेट हैज डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, को मतलब कॉमन, प्लेन मतलब प्लेन। अगर there are n number of vectors which are whose line of action is either in the same plane or parallel to the same plane, so a set of vectors are called coplanar if their line of action is either in the same plane, either lie in the same plane or it is parallel to same plane.
देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि अगर मान लो ये एक प्लेन है, और एक वेक्टर ये है, प्लेन में है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये तो उसी प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो एक इसी प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर हो गए। इवन अगर हम इस प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स ले लें, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ऐसे एक वेक्टर ले लें, एक वेक्टर ऐसे ले लें, एक वेक्टर ऐसे ले लें, ऐसे, such that their line of action are parallel to the same given plane, तो ये सारे वेक्टर्स क्या बोले जाएंगे? ये सारे वेक्टर इसी प्लेन के पैरेलल हो गए, तो हम इनको हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर ही बोलेंगे, कोप्लेनर। ठीक है, जैसे जितने भी हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई प्लेन, फ्लोर को अगर एक्स वाई प्लेन मानो, तो जितने भी वेक्टर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। जितने भी वर्टिकल वेक्टर हैं, वर्टिकल वेक्टर्स, वो सारे वाईजेड के कोप्लेनर हो जाएंगे और जेड एक्स के कोप्लेनर हो जाएंगे, तो कोप्लेनर। और नॉन कोप्लेनर कब होंगे? सर जब कम से कम एक परपेंडिकुलर हो बिल्कुल जाए। वही वही, नॉन का मतलब है कि ऑल, ऑल का डिनायल एटलीस्ट वन। तो अगर एक वेक्टर ऐसा है जिसका लाइन ऑफ एक्शन रिमेनिंग वेक्टर के प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो ये भी लिख दो, इफ एटलीस्ट वन वेक्टर, if at least one vector of the system of the set has its line of action non-parallel to the plane of remaining vector, then it is called non-coplanar vectors. For example, I cap plus j cap, 2 I cap minus j cap and 3 I cap plus 2j cap are coplanar. ये कोप्लेनर है कि नहीं? ये सारे वेक्टर कोप्लेनर है, क्यों? बिकॉज दे लाई इन एक्स वाई प्लेन, सबका जेड कंपोनेंट 0 है। बट इफ आई से दैट आई कैप माइनस 3j कैप and 2I cap plus j cap and I cap plus j cap minus k cap, they are non-coplanar. Why? Why they are non-coplanar? Because these two vectors are in the plane of xy, है ना? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्स वाई जेड स्पेस है, तो आई कैप माइनस 3j कैप अगर वेक्टर है, आई कैप प्लस 3j कैप ले लो, तो ये वेक्टर जो है वो कुछ एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स कंपोनेंट 1 एंड वाई कंपोनेंट 3, तो ऐसे कुछ एक प्लेन होगा, ऐसा ऐसा वेक्टर होगा। ऐसे एक वेक्टर ऐसा है, ये दो वेक्टर तो ऐसे हैं, इन दोनों वेक्टर का प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन है। और जो तीसरा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसकी डायरेक्शन कुछ अलग है, इस प्लेन के नीचे की तरफ होगी। अगर मैं प्लस कर दूं तो ये इधर डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, तो एक्स वाई प्लेन से ऐसे बाहर है, आउटसाइड ऑफ एक्स वाई प्लेन है, तो दीज थ्री आर नॉन कोप्लेनर। 3D करेंगे तो और क्लियरिटी से ये पता चल जाएगा।
ठीक है जी। तो कोप्लेनारिटी एंड नॉन कोप्लेनारिटी, कोलिनियरिटी एंड नॉन कोलिनियरिटी क्या है ये मैं बता रहा हूं, बाकी टेस्टिंग वगैरह बहुत डिस्क्रिप्टिव है, वो तो डिस्कस होगा आगे चल के जब जब वो टॉपिक आएगा तो। So set of vectors are called non-coplanar when it contains at least one such vector whose line of action is not lying in the plane or not parallel to the plane of remaining vectors. तो जैसे ये तीनों कोप्लेनर हैं, बट ये चारों का सेट देखें तो ये नॉन कोप्लेनर है क्योंकि रिमेनिंग 3 के प्लेन के बाहर है ये। तो होपफुली ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने डिफाइन करी, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड free vector and collinear vector, coplanar vector, alike vector, unlike vector, parallel, anti-parallel, non coplanar, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हैं। ये अब हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब यू आर फेमिलियर एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि आपके सामने इस तरह की कोई बात है तो आप बोले ये क्या हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ state whether following statements are true or false. Two vectors are equal if they have equal component respectively along given two mutually perpendicular directions. तो ऑब्वियसली इस पर डिस्कशन हो चुका है कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज आई कैन हैव ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एज वन वेक्टर and a I cap plus b j cap plus d k cap another vector. These two vectors have equal components along two mutually perpendicular directions, but still they are not same. P is not equal to Q. So this is a false statement, whereas this is a true statement. Thank you very very much. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलिए। मैंने बोला कि इनिशियली आपको वेक्टर में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि आप प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। ग्रेजुअली अपने आप न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। हाँ जी, क्या बात हो रही है? अब यहां पर एक और बात समझो, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है, इफ टू वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर then they always form a plane, they always construct a plane, ठीक है। इनका एक प्लेन फॉर्म हो जाता है ऐसे। और इस प्लेन में लाई करने वाले किसी भी वेक्टर को हम इन दोनों वेक्टर से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये ए वेक्टर है मान लो और ये वी वेक्टर है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, आगे इस पर डिटेल डिस्कस होगा। अगर ए को मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा एक्स ए वेक्टर। एक्स ए वेक्टर क्या होगा? इसका डायरेक्शन ए के अलॉन्ग होगा बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। एक्स नेगेटिव है तो रिवर्स भी हो सकता है, पीछे की तरफ डायरेक्शन भी हो सकता है। ऐसे अगर ये बी वेक्टर है तो वाई टाइम्स बी वेक्टर, वाई सम स्केलर, तो इट विल बी अलोंग बी वेक्टर या कोलिनियर टू बी वेक्टर। मतलब है ए वेक्टर को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और बी को भी किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दो, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करते हैं हम लोग। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, वो इसी प्लेन में लाई करेगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि इनका जो पैरेललोग्राम है वो भी इसी प्लेन में होगा जिसमें ए और बी लाई करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया, इसको बोलते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। अब यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझना, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैथमेटिकल फॉर्म से।
ये जो रिजल्टेंट आर है ये है x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर and it lies in the plane of a and b. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और ये मानते हो कि इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये दूसरी बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि x और y अगर रियल नंबर्स हैं, इफ x एंड y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, then r vector can be any vector of the plane of a and b. मीन्स ए और बी वेक्टर के प्लेन में लाई करने वाला, मतलब इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी वेक्टर अगर मुझे क्रिएट करना हो तो एक सुइटेबल एक्स वाई ले करके हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? एनी, अभी इसको लिख दो कहीं पर, ये कंक्लूजन है, एनी वेक्टर lying in the plane of AB, lying in the plane of AB, vector A and vector B can be written as x times A plus y times B for some suitable real ordered pair xy. और इसको एक्स ए प्लस वाई बी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। क्या बोलते हैं इसको? ये भी लिख दो, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी, आई रिपीट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वर्ड को याद रख लो, ये बहुत बार आगे आएगा। लीनियरली कंबाइन करना, लीनियरली कंबाइन करना मतलब ऐड करना, लीनियरली कंबाइन करना मतलब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट वेक्टर से नहीं। तो इफ द वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर्स एंड देन रिजल्टिंग वेक्टर्स आर एडेड, द रिजल्ट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये any vector of the plane of AB can be expressed as linear combination of A and B। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके मैं डाल रहा हूं, इसको आप याद रखना। क्या? any vector in the plane of AB can be written as linear combination of A and B provided A and B are non-collinear। if A and B are non-collinear, जैसे कि मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब ये बहुत टिपिकल सा एग्जांपल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कांट यू सी दैट एनी वेक्टर इन द xy प्लेन एनीवेयर कैन बी रिटन एज xi plus yj। xy प्लेन के किसी भी वेक्टर को क्या मैं x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप नहीं लिख सकता? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बट क्योंकि आई कैप और जे कैप दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बट क्या अगर मैं एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर ले लूं टू आई कैप और एक ले लूं थ्री आई कैप, तो क्या टू आई कैप और थ्री आई कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्स वाई प्लेन का कोई वेक्टर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो।
क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि 2i कैप है, 3i कैप क्या है? ये कोलिनियर, तो इसीलिए नॉन कोलिनियर होना चाहिए। एनीवे ये डिस्कशन को याद रखना, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें इससे डिसाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। अब आंसर करिए सेकंड क्वेश्चन का, पढ़िए। State whether the following statements are true or false. Given two non-zero non-collinear vectors A and B. A plus 2B, A minus B, A plus B are always coplanar. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। आर्ग्यूमेंट दो, क्यों? सर ये जैसे x सेम कॉम्बिनेशन का तो सेम प्लेन में लाई करेंगे x y का, a वेक्टर और b वेक्टर। यस, तो ऐसा सीधे लिख दो, बिकॉज दिस इज ट्रू बिकॉज ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ ए बी, ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी हैं उसी प्लेन में ये तीनों वेक्टर्स लाई करेंगे। ये 3a 5a and minus 2a are collinear vectors. ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, क्योंकि अगर ये a वेक्टर है, मान लो a, तो ट्रिपल ए भी इसी के अलॉन्ग होगा और माइनस 2a भी इसी के अलॉन्ग होगा, उल्टा डायरेक्शन में, तो ये कोलिनियर है। a and ka are parallel vector if k is positive. ट्रू। ट्रू। पैरेलल और को डायरेक्शनल भी होंगे। अगर ये a है और ये ka है तो कोलिनियर है, तो पैरेलल है। ट्रू। डी, a minus 3b, a plus 3b are equal and opposite vectors. फॉल्स। फॉल्स। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो सकते हैं कि नहीं? वैसे तो फॉल्स है ये। क्यों? Sir, because of y axis के around sir. हाँ, अगर मैं बोलूं कि a plus 3b इज नेगेटिव ऑफ a माइनस 3b, क्योंकि जो इक्वल अपोजिट वेक्टर होंगे एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो ऐसे केस में आ जाएगा 2a वेक्टर इक्वल टू 0, तो a वेक्टर इज 0। मतलब ये हो सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन कब? इफ एंड ओनली इफ a इज अ नल वेक्टर। जब तक वेक्टर ए नल नहीं होगा तब तक ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर नहीं हो सकते। और यहां पर बोला गया है ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ना तो ये जीरो वेक्टर्स हैं ना ही कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो डी फॉल्स हो गया। ई, a plus 2b and 2a minus b are always unlike vectors. ये दोनों वेक्टर्स बोल रहे हैं हमेशा अनलाइक वेक्टर्स होंगे। इज इट ट्रू? अरे बताते जाओ भाई। ट्रू है। कैसे? सर इसमें जैसे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा शायद। जैसे मान लो ये a है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, मान लो a एंड b वेक्टर से रिस्पेक्टिवली मान लो, और फिर जरा जस्टिफाई करो। वैसे तो डायरेक्टली भी आर्ग्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे a प्लस 2b का मतलब क्या हुआ, तो b का डबल करके a में ऐड कर दो, तो b का डबल किया तो मेरे को ऐसा मिल जाएगा एक वेक्टर, ऐसा मान लो, ऐसा, ये 2b हो गया, और a में ऐड कर दो तो ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो ऐसे।
तो ये वेक्टर आ जाएगा आपका, ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर क्या होगा, दिस इज a प्लस 2b। अब बोल रहे हैं 2a माइनस बी, व्हाट इज 2a वेक्टर, तो इसका a का डबल कर दो ऐसे यहां पर, ये 2a वेक्टर हो गया। और b का नेगेटिव करना है तो b इधर है, तो नेगेटिव b जो है वो इधर पीछे की तरफ हो जाएगा। और फिर ऐड करो, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो ऐसे, तो ये डायरेक्शन इधर आएगी ऐसे, ये हो गया 2a माइनस बी, ये वेक्टर हो गया तुम्हारा 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डेफिनेटली ये अनलाइक होंगे, ये लाइक हो सकते हैं कब, इनकी डायरेक्शन अलग होगी, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो सकती। ये हो सकते हैं जब या तो ए नल हो जाए, जैसे ए नल हो गया तो एक 2b हो जाएगा, एक माइनस बी हो जाएगा, तो ये दोनों लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। या बी नल हो जाए तो एक ए हो गया और एक 2a हो गया, तो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। बट ना तो ए नल है ना तो बी नल है, तो इस केस में ये कभी भी लाइक वेक्टर्स नहीं हो सकते, दे विल बी ऑलवेज अनलाइक वेक्टर्स। तो एनीवे मतलब आपको आर्ग्यूमेंट करना भी आना चाहिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस 2 + 2 4 नहीं करना, आपको तरह तरह से आपको ज्योमेट्रिकल, अलजेब्राइक, वेक्टर एडिशन, स्केलर्स का कॉन्सेप्ट, ये सब यूज करना आना चाहिए। तो अभी हम लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट देने की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप ऑपरेशंस पढ़ते जाएंगे तो ये आर्ग्यूमेंट और मैच्योर होते जाएंगे। हाँ जी, state whether the following statements are true or false. With the help of 3 non-coplanar vectors, any vector of 3D space can be generated. B तो ट्रू है, इसको तो हम लोग प्रूव कर चुके B को, जैसे कि x टाइम्स आई कैप प्लस y टाइम्स j कैप, एनी वेक्टर r lying in the plane, lying in xy plane can be generated by 2 non-collinear vectors in xy plane and taking their linear combination. तो ये बात तो सही है। इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ध्यान से देखो, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसी से समझ में आएगा आपको। ये जो है, जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा, इसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। ठीक है जी। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई ओरिजिन है, मान लो इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। अब ये ए है, मैं आई एम जस्ट नेमिंग, लेबलिंग दी पॉइंट्स, ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जे, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर इधर एक वेक्टर है ए वेक्टर मान लो, और इधर एक वेक्टर है बी वेक्टर। अब ये ए बी का प्लेन हो गया, दिस इज द प्लेन ऑफ ए बी, ये जो बॉटम है ना ये प्लेन ऑफ ए बी है। तो आई होप यू विल टेक इट एज इट इज। एंड ये वेक्टर सी वेक्टर है, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। ये सी वेक्टर है ये वाला, ठीक है जी। तो अब मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये तीनों वेक्टर को अगर मैं ऐसा करूं कि x, एक वेक्टर r लिखूं, इट इज x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b प्लस z टाइम्स c।
जैसे मान लो ये वेक्टर जो है एक्स ए है और ये वेक्टर ओ बी वाई टाइम्स बी है, क्योंकि बी में वाई मल्टीप्लाई, और ये वेक्टर जो ओ सी है ये जेड टाइम्स सी है। इन तीनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। ओ ए, मैं इस वेक्टर को लिख रहा हूं, एक्स ए वेक्टर ये हो गया, और वाई बी वेक्टर ये है तो ये भी वाई बी वेक्टर हो गया। ध्यान दो, इसका मतलब है कि ये वेक्टर जो आया ये कौन सा वेक्टर हुआ, ये कौन सा वेक्टर है, आई इट बी इज वेक्टर माइनस एक्स। एक्स ए प्लस वाई बी, एक्स ए प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर। अरे हेड टू टेल यार, ये टेल और हेड को ऐड करना है, एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर जो है जेड सी है, ओ सी, तो ओ सी ही डी एफ है ना, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू डीएफ वेक्टर, पैरेललोपाइप्ड भाई, ये साइड्स पैरेलल है और इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, तो ये वेक्टर जो है हमारा डीएफ वेक्टर हो गया। ध्यान से सुनना, दिस इज डीएफ वेक्टर, ये ओसी वेक्टर के इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा जेड सी। अब इन तीनों को ऐड करो, तो ये जो वेक्टर आया, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इस वेक्टर को ध्यान से लोकेट करो, ये वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ओ से एफ को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये स्पेस में है, डायगोनल है, डायगोनल बॉडी डायगोनल, तो ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है। इट इज एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स सी वेक्टर। इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 vectors A and B, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स A and B, ABC। तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें एक डायगोनल वेक्टर मिला, ठीक है। अब बाय चेंजिंग एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है, तो एक्स वाई जेड को मैं अगर चेंज करूंगा तो ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहां पर लास्ट में लिख दो दी बोथ मैग्नीट्यूड मॉड आर एंड इट्स direction can be changed, controlled by XYZ। इससे ये बात प्रूव होता है कि अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो 3 डायमेंशनल स्पेस का कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है। मतलब ये आर वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन में, इस 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 किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मैग्नीट्यूड का बना सकते हैं। तो एनी वेक्टर ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ये तो मैंने डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश करी कि आपको, अगर आपके अंदर थोड़ा इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का पावर होगा तो आप 100% इसको इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल ले लो। एनी वेक्टर ऑफ 3D स्पेस can be written as x I cap plus y j cap plus z k cap। इसमें कोई डाउट है क्या? और आई कैप, जे कैप, के कैप 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं और इन तीनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से 3 डायमेंशनल स्पेस का हर एक वेक्टर हम लिख देते हैं। तो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, दिस द बर्निंग एग्जाम्पल टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो एनी आर, आप यहां से क्या, एनी आर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस जेड टाइम्स सी इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। तो ये दो बातें कमिट टू मेमोरी, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, एक कॉन्सेप्ट भी है जो आगे चल करके
फिर से कई तरीके से प्रूव होगा, डिस्कस होगा, यूज होगा। तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट? यस सर। हाँ जी, एक क्वेश्चन दो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दैट मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। Find the direction cosine of the vector that makes equal angle with the coordinate axis. If alpha, beta, gamma are equal, that is alpha equal to beta equal to gamma, then L is equal to M is equal to N is equal to cos alpha. L square plus M square plus N square equal to 1. ये 45 क्या बोला आपने? 3 cos square alpha equal to 1. Cos square alpha is equal to 1 by 3. Cos alpha is equal to 1 by root 3 और minus 1 by root 3. तो आपके पास आएगा 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 और minus 1 by root 3, minus 1 by root 3, minus 1 by root 3. तो ये आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पर क्या यूज हुआ? वो यहां पर सिर्फ यूज हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिटी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। अब फटाफट बेटा आंसर करिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। बोल रहे हैं फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर आर मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर गिवन एज बिलो। तो 4 पार्ट है, चारों में आपको एंगल प्रेडिक्ट करना है। एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, वाई से क्या बन रहा है, जेड से क्या बन रहा है। क्विक 30 सेकेंड ईच। जल्दी आंसर करो। 2 मिनट। चारों पार्ट का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी पार्ट का, सारे पार्ट का आंसर सही होना चाहिए। ए पार्ट का आंसर, एक एक पार्ट का आंसर बोलते जाओ। पार्ट ए का आंसर आ गया सबका? cos अल्फा √3/2, cos बीटा 1/2, cos गामा 0, ऐसा दिया। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N। तो अल्फा क्या है? अल्फा इज 30 डिग्री π/6। बीटा क्या है? π/3। और गामा क्या है? π/2। ऐसा आया। अच्छी बात है। ए पार्ट इज वेल पॉसिबल है, सही भी है। सही इसलिए है देखो कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो कुछ ऐसे कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है और मान लो ये जेड एक्सिस है, ये भी ठीक है। तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री बनाने वाला कोई एंगल होगा, कोई वेक्टर होगा, तो वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा।
ये 30 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ना, तो y से 60 डिग्री बन रहा है। और बिकॉज ये xy प्लेन में होगा तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि z एक्सेस xy प्लेन के किसी वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है। इसके बाद जो आंसर्स हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं, आप लोगों ने जो दिए हुए हैं, मैं कुछ लोगों के आंसर्स देख रहा हूं। जैसे बी पार्ट का आंसर मानसा ने क्या दिया, बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट क्या है जी, L that is cos alpha is 1 by root 2. So you've said that alpha is 45 degree. Well, M that is cos beta is 1 by root 2. So you said beta is 45 degree. N that is cosine gamma is 1 by root 2 and therefore you said gamma is 45 degree. अब जरा फिजिकली सोचो कि अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो जेड से उसका एंगल 90 होना चाहिए, 45 कैसे हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे ऐसे सोचो कि अगर ऐसे मान लो ऐसे, अब एक वेक्टर है जो यहाँ है ऐसे 45 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, 45 वाई से बन रहा है। अब इस वेक्टर का जेड से एंगल तो 90 ही बनेगा भाई। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो, क्या यार तुम यस बोल ही सर। नहीं रहे। हाँ, तो इसका मतलब ये गलत, अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई उसको तो आपने ध्यान ही नहीं दिया कि जब मैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलूंगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होना चाहिए, ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए। यहां फॉलो हो रही थी, यहां नहीं फॉलो हो रही है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को ऐड करो तो 3/2 आ जा रहा है, यहां पर क्या आ जा रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 3/2। मतलब दे आर नॉट द डीसीज ऑफ एनी वेक्टर। ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकती, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकती। अब यहां ये डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि स्क्वायर्स का सम 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1/4 तो 1 नहीं है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी नहीं हो सकती। और ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डी का आंसर आएगा, क्या आएगा जी, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 प्लस 1/2 इज 1, दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा 1/2 π/3 60 डिग्री, बीटा क्या आएगा π/3 एंड गामा क्या आएगा 45 डिग्री π/4। दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो बात समझ आ रही है, एक सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस जान लेना सफिशिएंट नहीं है भाई, उसको मान लेना सफिशिएंट नहीं है, उसको जान लेना पड़ेगा, तो उसको जानना पड़ेगा, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको चेक करना पड़ेगा, दिमाग में हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आंख बंद करके और आंसर कर देंगे आप। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको सभी लोग एक बार कंफर्म करो, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Yes, sir. तो जस्ट आई जस्ट अप्रिशिएट योर पेशेंस, क्योंकि आप ये इतना थ्योरेटिकल पार्ट पर भी पेशेंस बनाए हुए हो, तो इट्स गुड वन। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, वो 3D मॉडल लेकर के देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। सिक्सटी डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री दिखाना चाहे तो मैं दिखा देता हूं, अगर आप देख सको तो। तब तक ये दूसरा क्वेश्चन तो कर जाओ यार, ये क्वेश्चन करके बस यहीं पर खत्म कर देते हैं आज के डिस्कशन को। ये देखो, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है और वाई से भी 60 बना रहा है, ऐसे कुछ होगा, ऐसे ऐसा कुछ।
हाँ एक्स वाई प्लेन के बाहर होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, राइट। तो अल्फा और बीटा 60 डिग्री है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। तो ये एक्स वाई प्लेन के बाहर हो गया, ठीक है। जैसे ये एंगल 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब यहां ऐसे नहीं दिखेगा, आप 3D मॉडल पे बना के देखोगे तो दिखेगा। और ये एंगल 45 डिग्री हो गया जेड एक्सिस के साथ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। ये वेक्टर हो गया तुम्हारा ऐसा। ठीक है, अब जरा सेकंड की बात कर लो, सेकंड ए एंड बी एंड थर्ड। फाइंड द एंगल मेड बाय आर विद जेड एक्सिस इफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर दिस एंड दिस। तो एल और एम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? चलो भाई होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूं, कर लेना। सिर्फ ये बी पार्ट कर, ये तो सिंपल ही देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 3/4, एम स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 0, तो कॉस गामा 0, तो गामा इज 90 डिग्री। तो ये क्या होमवर्क लेने का, इसमें होमवर्क लायक कुछ है ही नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। एक बी भी देखो, बी क्या है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा पूछा आपसे। अब आप लोग मतलब जब ऐसे बोलते हो ना होमवर्क दे दो, तो मुझे बड़ा तरस आता है कि क्या कभी एक लाइन के क्वेश्चन को भी होमवर्क देना चाहिए क्या? देखते ही बता देना चाहिए आपको। अब cos 2 अल्फा, बिकॉज हमें पता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा LMN, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1, तो आ जाएगा 2 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -3। वेरी करेक्ट, तो आ गया 2 -3, तो आंसर आ जाएगा -1। तो ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे था, एक लाइन का, ये भी आंसर कर दो, फिर खत्म करते हैं आज की कहानी को। बोल रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन। तो व्हाट इज पी क्यू वेक्टर बेटा? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सो ये गिवन है, पी का पोजीशन वेक्टर गिवन है और क्यू का भी गिवन है, क्यू वेक्टर भी गिवन है और पी वेक्टर भी गिवन है। लिख दो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्या आया इसको सब्ट्रैक्ट करके? 3 - 1 2i कैप, 6 - 2 4j कैप एंड 2 - 3 5k कैप। ठीक है, अब जब तुम्हें वेक्टर मिल गया और पूछा क्या गया, व्हाट दे आर आस्किंग यू, डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब डीसीज निकाल लो, डायरेक्शन आ जाएंगे। तो डीसीज क्या आएंगी, तो डायरेक्शन को साइन एल क्या आएगा, बोलो एल, और एम क्या आया और एन क्या आया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू क्या है, √4, हाँ वेरी करेक्ट, 4 + 16 + 25, 3√5 आ गया, 3√5। इसका तो एल की वैल्यू आ गई 2/3√5, एम आ गया 4/3√5 और एन आ गया 5/3√5। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा cos अल्फा, ये हो गया cos बीटा, ये हो गया cos गामा। तो अल्फा आ गया ना, अल्फा हो गया cos इनवर्स 2/3√5
बीटा हो गया cos इनवर्स 4/3√5 एंड गामा हो गया cos इनवर्स 5/3√5। खत्म। तो इतनी छोटे से बात के लिए हमें कभी भी ये नहीं कल कर लेंगे या होमवर्क दे दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एनीवे, सो वी आर डन विद जो आज डिस्कशन हुआ उसका थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन कर लिया, चाहे थ्योरेटिकल फॉर्म में या अदरवाइज। अब आपको क्या क्या मैंने मेरा गेम मिली है कि नहीं मिली है? यस सर। गेम मिल गई है तो गेम 1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे, गेम 2 के भी कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और असाइनमेंट लेवल नहीं, जो तुम्हारा टेक्सुअल असाइनमेंट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरा ही कर गए होंगे आप, या कर जाइए। गेम नहीं मिली है बेटा? चलो टेक्सचर एक्सरसाइज कर लिया, अच्छी बात है। गेम नहीं मिली है तो अभी मैं देखता हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको मिल तो गई है शायद। लेट मी चेक।